बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। जो अलायंसेस कांग्रेस पार्टी ने करी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, असम में हो, उसी पर बोल रहे थे कि ये पार्टी बिल्कुल गायब हो जाएगी। डूबता हुआ जहाज, संबित पात्रा ने बताया है। हम वापस अपनी डिबेट पर लौटेंगे। हमारे साथ साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता एसपी और शुभेंदु शेखर प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। पहला सवाल शुभेंदु शेखर जी आप ही से। पहले पेट्रोल, बार बार पेट्रोल, डीजल, बार बार डीजल, फिर एलपीजी और अब सीएनजी पीएनजी, कहां पहुंचेगी ये महंगाई की दर? देखिए रजत जी, एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा जी। ये जो आप पहले एलपीजी की बात करते हैं ना, एलपीजी डाटा के साथ बात करते हैं। 2011 में 877 रुपए की थी, 2012 में 912 रुपए की थी, 2013 में 1021 रुपए की थी, 2014 में 1241 रुपए की थी, 2015 में 606 रुपए की थी, 2016 में 584 रुपए की थी, 2017 में 747 रुपए की थी, 2018 में 609 रुपए की थी और आज 719 रुपए है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, लॉकडाउन में 594 रुपए थी। 2013 के कंपैरिजन में जब 1021 थी, आज का 719 रुपए या 734 रुपए जो प्राइस है, ये उस समय के प्राइस से सस्ता है या नहीं है? उस समय पर 6 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलते थे, आज 12 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलते हैं। नहीं, शुभेंदु देखिए, इस पे एक भी समझिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपील करी कि आप सब्सिडी गिव अप का एक कैंपेन चला। देश में करोड़ों लोगों ने सब्सिडी गिव अप कर दी। कहा साहब हम सब्सिडी नहीं लेंगे। उससे उज्ज्वला योजना भी चली, एक अच्छी चीज थी, उसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन आज जो माहौल है, सिर्फ एलपीजी तक इस डिबेट को हम सीमित नहीं रखेंगे। चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई तो एक ऐसी पावर होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज हैं, बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो टैक्सेस लेवी हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट के हों या सेंटर के हों, कुछ तो एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि कोविड से धीरे धीरे ये देश निकल रहा है, लोगों को नुकसान हुआ है, जॉब्स कट हुई हैं, सैलरी कट्स हुई हैं, सब कुछ हुआ है। कम से कम ये बर्डन आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। सर रजत जी, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। देखो, हम लोग कोई यहाँ पे जो चैनल में बैठे हैं, तो हम लोगों को कुछ डाटा के साथ बात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा बात कर रहा हूँ कि पिछले जो हमारी मोदी जी की सरकार आने से पहले जो 10 साल थे, उसमें 48,000 करोड़ ईरान के देने बाकी थे, यूएई के 40,000 करोड़ देने बाकी थे, इंडियन फ्यूल कंपनी के 1,33,000 करोड़ रुपए बाकी थे, इंडियन एयरलाइंस के 58,000 करोड़ बाकी थे, इंडियन रेलवे के 22,000 करोड़ बाकी थे और बीएसएनएल के 1,500 करोड़ बाकी थे। खाली फ्यूल के ऊपर देखें तो 2,50,000 करोड़ रुपए फॉरेन का डेप्ट था मोदी जी के ऊपर जब उन्होंने ये सरकार बनाई, और इन 6 सालों में उन्होंने ये सब पूरा डेप्ट खत्म किया और इस डेप्ट का सालाना 25,000 करोड़ रुपए हम देते आए हैं अभी तक। नहीं शुभेंदु जी, डाटा की आपने बात करी है। शुभेंदु ठीक है, आपने डाटा बिल्कुल ठीक डाटा है, मैं आपके डाटा को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा। शुभेंदु जी, एक सेकंड, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ले लूं, छोटा सा, क्योंकि आपने पूरा डाटा दिया है तो बात डाटा की हो जाए। कांग्रेस पार्टी से अब साधना भारती हमारे साथ है। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि 21 लाख करोड़ रुपए इस सरकार को फायदा हुआ है टैक्सेस के जरिए पेट्रोल और डीजल पर। साधना भारती, क्योंकि 21 लाख करोड़ का फायदा हुआ और अभी डाटा गिनाया है इस पूरे कार्यकाल में। साधना भारती, क्या आपको लगता है ये जो 21 लाख करोड़ रुपए है, ये एक फायदा हो चुका है? कम से कम अब रिलैक्सेशन मिलना चाहिए साधना भारती? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी को सुन रही थी। बड़ा ही अव्वल तरीके से झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन आकर बांटते हैं यहाँ पर, और उन्हें लगता है देश की जनता इससे बहुत अच्छे से स्वीकार भी करेगी। प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, अब बीच में नहीं, साधना जी देखिए, शुभेंदु जी ने अपनी बात रखी, अपना डाटा रखा। कोई भी पैनल में बैठता है, हर पार्टी का रखता है। कोई भी आप विश्लेषण का प्रयोग मत करिए। देखिए, इस बहस को एक सार्थक बहस की तरह ले चलिए। आप भी अपने डाटा को लेके आइए। आप 2014 के पहले का डाटा, आप विश्लेषण का प्रयोग करेंगी तो सिर्फ बहस हो पाएगी। आप डाटा में बात करिए। आज मैं डाटा में ही बात करूंगी जी। इंडिया न्यूज पे मैं हमेशा आती हूँ और हमेशा एक सार्थक बिल्कुल बोलिए जी। तो मैं इंडिया न्यूज पर जब भी देखती हूँ सार्थक ही होती है। सुनिए आप, इन्होंने डीजल पर जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, वो बढ़ाई 820%। इन्होंने पेट्रोल पर बढ़ाई 258%। और मैं आपको बता देती हूँ कि कांग्रेस के जमाने में जब कच्चा तेल महंगा हुआ करता था, तब भी हमने पेट्रोल डीजल के दामों को संयमित रखा। तो स्मृति ईरानी जी
चूड़ियां बेचती थी प्रधानमंत्री जी को। आज मैं पूछती हूँ, जब कच्चे तेल के दाम सस्ते हैं, ठीक है, तो आपने ठीक है, साधना जी वैलिड, साधना जी वैलिड, साधना जी वैलिड पॉइंट है। अनुराग भदौरिया जी, आप भी आएंगे, आप भी अपना मत रखेंगे और पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी कैसे विरोध कर रही है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ने पर लोगों का क्या रिएक्शन है, एक बार वो सुन लेते हैं। सर तो पड़ ही रहा है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सरकार का काम है ना सर, जो भी करेंगे वही करेंगे ना। थोड़ा सा शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर इसके ध्यान दे और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर है या टैक्स है वो थोड़ा सा घटाए, ताकि आम जनता थोड़ा निश्वास ले। हमें क्या कहना है साहब, हमारा कौन सुनेगा, असर तो पड़ता ही है। पैसा बढ़ता है तो असर पड़ता नहीं है। कमाई तो खत्म हो गया साहब, कमाई कहाँ रहा। सारे दिन में 700-600 का काम 800 का होता है, उसमें गाड़ी पार्किंग है, गैस है, खर्चा है, दिहाड़ी है। वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ साधना भारती हैं, अनुराग भदौरिया हैं, शुभेंदु शेखर हैं। साधना भारती, क्योंकि ब्रेक से जाने से पहले आप अपनी बात पूरी कर रही थी, इसलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो मैं यही कह रही हूँ कि मुझे विश्लेषण का प्रयोग इसीलिए करना पड़ जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कर झूठ बोलते नजर आते हैं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, आपने सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल तक बढ़ा दिए। डीजल पेट्रोल की कीमतें कर दीजिए ना पीछे। एक्साइज ड्यूटी से 21 लाख करोड़ रुपए तो कमा चुके ना आप। हमारे जमाने में 9 से 10 रुपए लगती थी एक्साइज ड्यूटी, आप लगा रहे हैं 32 से 33 रुपए। आप वही कम कर दीजिए, आप घटा देंगे, 23 रुपए घटा दो ना। आप यहाँ पर बैठकर ये जो बातें बनाने का काम करते हैं, तो ये दुनिया की सच्चाई है कि जब से आई मोदी सरकार, देश में बंद हुए सब कारोबार। ठीक है साधना, आपने एक रिक्वेस्ट प्लेस करी है, अनुराग जी के पास जाऊं, उसके एक छोटे से कमेंट ले लेता हूं। शुभेंदु जी, एक छोटा सा आपके पास रिक्वेस्ट आया है। साधना जी ने कहा है कि साहब टैक्सेस कम कर दीजिए, थोड़े रेट घटा दीजिए, जरा उसका जवाब दे दीजिए। मैं खाली एक ही बात कहूंगा साधना जी को बड़ी नम्रता के साथ, हैं कि जो इन्होंने पीछे कर्जे छोड़े थे उसको भी पूरा किया। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, हो गया है। क्या और आज सरकार कर्जे में नहीं है, पहले ये बता दीजिए। अरे भाई साधना जी, साधना जी, आप चिल्लाओ करते हैं ना, मन की बात मत किया। साधना जी, आप चिल्लाओ मत। ठीक है साधना जी, एक बार आपने एक रिक्वेस्ट प्लेस करी है। साधना जी, आपने एक रिक्वेस्ट प्लेस किया है। साधना जी, एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। साधना जी, आपने एक रिक्वेस्ट प्लेस किया है। आपने कहा है कि साहब तेल की कीमत कम कर दीजिए, आपने कहा है थोड़े से टैक्सेस घटा दीजिए, बचाने के लिए। ठीक है शुभेंदु, ठीक है, वैलिड पॉइंट, मैंने आपका पॉइंट ले लिया है। शुभेंदु जी, मैंने आपका पॉइंट ले लिया है। साधना जी, एक मिनट, डिबेट में अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है भैया, पूछोगे तो बिल्कुल आप ही से पूछ रहा हूं साहब, आप ही से, बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं अनुराग जी। मैं ही जानना चाहता हूं, अमूमन पहले ऐसा होता था कि हम देखते थे कि विपक्ष बड़ा कारगर होता था, लगातार जमीन पर उतरता था, आप कह सकते हैं भाषणबाजी होती थी, घेराव होता था। बीजेपी के कार्यकाल में हमने देखा, यूपीए के समय में 1 रुपए भी महंगा होता था तो बड़े बड़े नेता बैंगन टमाटर की माला लेकर सड़क पर उतर आते थे। क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी इतना, अनुराग जी, कमजोर हो गया है कि सरकार पर कोई प्रेशर नहीं पड़ पा रहा है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ये अच्छी तरह जानते हो, झूठी सरकार है, ये जुमलेबाजी वाली सरकार है। ये जो कहती है वो करती नहीं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, महिला सम्मान की बात नहीं करेंगे। अभी देखो दया के पात्रा जी, अभी देखो अभी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दुनिया की बातें बना, व्यक्तिगत, लेकिन देश की बात नहीं करेंगे, राष्ट्र की बात नहीं करेंगे। राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत लोगों पे आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र को भूल जाएंगे। राष्ट्र बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है, पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले। आप राष्ट्र के लिए आपने सपना दिया था, हम आएंगे तो राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र को ठीक बोला था उन्होंने, मोदी जी ठीक कहते थे, बीजेपी ठीक कहते, हम आएंगे तो देश की जीडीपी बढ़ाएंगे। और उन्होंने बेइंतहा जी भर के देश की जीडीपी बढ़ाई, लेकिन उनकी जीडीपी का मतलब हम लोग या देश की जनता नहीं समझ पाई थी कि वो गैस, डीजल, पेट्रोल की बात कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा वो बाकी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो ऐसे झूठे भारतीय जनता पार्टी है, वो जीडीपी का सपना दिखाती है। एक छोटी सी चीज आपसे, क्योंकि देखिए
पेट्रोल की अलग कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, सीएनजी कंपनीज हैं, उन सब का अपना अपना तर्क है, वो अपने हिसाब से बढ़ा रही हैं। और पहले इस बात का फैसला हो चुका था कि भाई इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करेगी हम करेंगे। आपसे ये सिर्फ समझना चाहता हूं, अनुराग जी एक चीज सवाल सुन लीजिए। इसमें दो तरीके के टैक्सेस हैं, एक जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। क्या विपक्ष को इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि राज्य में, भाई अगर आपके भी राज्य में मान लीजिए बीजेपी सरकार है, तो आप राज्य से कहिए कि साहब कुछ टैक्स आप कम करिए। जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कहें कि भाई केंद्र सरकार थोड़ा सा टैक्स कम करे। जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां भी इनिशिएट करें लोग कि हाँ भाई टैक्सेस कम हो तो कम से कम कुछ प्राइस नीचे जाए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता कहां है भाई? केंद्र सरकार डीजल की कीमत क्यों बढ़ने दे रही है? भाई भारतीय जनता पार्टी तो यही बोल के आई थी ना कि हम देश में एक नया भारत बनाएंगे। नया भारत में आपको कंट्रोल छीनने चाहिए थे ना, फिर आप वही बात करने लगते हैं। मतलब आपका कहना है कंट्रोल छीनना चाहिए था। शुभेंदु जी ठीक है भदौरिया जी, मेरी बात आप बोलने नहीं दोगे आप। भदौरिया जी आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है। भदौरिया जी आपने एक वैलिड पॉइंट। भदौरिया जी मेरी बात सुन लीजिए, आप गलत बात है। आप डिबेट बराबर की क्या बढ़ना, डिबेट बिल्कुल बराबर की डिबेट होगी। आपने अगर कोई चीज, भदौरिया जी आपने कोई चीज, आप बोल रहे थे भदौरिया जी जब आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया ना कि ये सरकार आई, इसको नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया, तो कम से कम जो बीजेपी के पक्ष का आदमी बैठा उससे लेके, हाँ भाई भदौरिया जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि हाँ आप उसको डिसेंट्रलाइज करिए, ताकत अपने हाथ में लीजिए। अगर आप उसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं ठीक है, आप एड ऑन कर लीजिए। तो बता दो, ऐसा थोड़ी हमको बैठाने के लिए आपने बुलाया है कि हम बात बोलने लगेंगे। आप बोलते रहोगे, जब हमारी बात आधी होगी और आप उधर भाग जाओगे बीजेपी के। भदौरिया जी आपने वैलिड पॉइंट उठाया, उसका जवाब देना हो। अगर आपको जवाब नहीं चाहिए तो आप एक तरफा बोलते रहिए। बात तो सुन लो। मुझे नहीं चाहिए जवाब, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए। चलिए आप बात पूरी कर लीजिए, आप बिल्कुल पूरी करिए, मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मेरा सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी नए भारत की बात करती थी, जब उसको कांग्रेस वाला ही काम करना है तो फिर कांग्रेस को फिर आप क्यों? भाई कांग्रेस की 25 किया था, कांग्रेस उन्होंने किया था, तो ठीक है, जो कांग्रेस का हाल हुआ तो आपका हाल हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो आपने बोली, क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि विपक्ष आवाज नहीं उठाता है? विपक्ष मजबूत है सर। कमजोर देश की पत्रकार हो गए हैं, वो डर गए हैं। मैं अभी यहाँ धरना पर नहीं भदौरिया जी, यहाँ कोई पत्रकार कोई कमजोर नहीं हुआ है, ना कोई न्यूज चैनल कमजोर हुआ है। नहीं, आप कह रहे हैं अगर पत्रकार कमजोर हुआ है तो हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी पे ही डिबेट कर रहे हैं। हम किसी और पर्यटन क्षेत्र नहीं, किसी पर्यटन क्षेत्र नहीं। तो आप भदौरिया साहब जो चाहिए कह दीजिए, आप कह दिए आप कमजोर हो गए, वो कमजोर हो गया, साहब हर कमजोर हो गया, सबसे मजबूत आप हैं, हम ही लोग कमजोर हो गए। भदौरिया जी मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ, इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि कमजोर हो गए हो। बात पूरी कर लूं ना। अरे आप 30 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अभी लखनऊ के अंदर में कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, क्या आपने दिखाया? बिल्कुल चला है। विधानसभा में आपने प्रदर्शन किया है, वो भी चला है। विधानसभा का घेराव किया है, वो भी चला है। सब चला है। अगर आपके पास ना हो, अगर के प्रदर्शन को आपने दिखाया क्या? अगर प्रदर्शन हो रहा था, भदौरिया जी, मैं पूछ रहा हूं। भदौरिया जी जो प्रदर्शन भदौरिया जी प्रदर्शन करने के बाद, भदौरिया जी जो आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं उसका लिंक भी भेज दूंगा आपको। ये तो आप एक तरफा बोलते जाइए कि आप कर रहे हैं। नहीं, सब दिखाया जा रहा है। आप जितनी देर से बोल रहे हैं भदौरिया जी, उतनी देर से बीजेपी और कांग्रेस नहीं बोल रही होगी। जितनी देर से आपको जितना समय मिला उतना शायद बीजेपी और कांग्रेस को नहीं मिला होगा। इसलिए ये मत बोलिए कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं भदौरिया, इस बात से प्रदर्शन नहीं दिखा। आपने कहा सब दिखाया गया, सब दिखाया गया। आप देखिए प्रदर्शन ही चल रहा है। आप स्क्रीन खोल लीजिए, आप स्क्रीन खोल लीजिए, प्रदर्शन चल रहा है कि नहीं देख के तब बताइए आप। अगर आप ना हो तो बगल में दूसरा फोन खुलवा लीजिए। इसी स्क्रीन पे चल रहा है प्रदर्शन, जहां आप बोल रहे हैं आपके सर के ऊपर ही प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। शुभेंदु जी, भदौरिया साहब ने बात रखी है कि डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था। अगर ये नई सरकार आई थी, नए सपनों की सरकार आई थी, तो पावर अपने हाथ में लेना चाहिए था, ताकि लोगों को, आम आदमी को इन चीजों से निजात मिले। शुभेंदु जी देखिए, रजत जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले भदौरिया जी और कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं उनको भी कहना चाहता हूं, यहाँ पे विषय महंगाई के ऊपर है। न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, छोड़ दीजिए। वो बात का जवाब मैंने दे दिया। आप इस पे कंसंट्रेट करिए कि क्या सरकार अपने पास पावर ले सकता है कि नहीं ले सकता।
देखिए सरकार इनके बस का ने नहीं ये है, क्या कानून लेंगे? बनाया तो और देखिए की ये मदद करने में लगे हैं, तो कहते हो बड़े आदमी बन जाए और यहाँ पे देश का खून चूस लें, ये तो उनको बड़ा आदमी बनाने लगे। ये उनसे वापस लेंगे। ये तो किसानों का भी अन्न उनको देना चाहते हैं, किसानों का भी अन्न छीन के उनकी झोली में डालना चाहते हैं। ये तो किसानों को नहीं बकस रहे तो आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। रजत जी ये आप किसी मैं बोल रहा हूँ भदौरिया जी देखिए, भदौरिया जब आप बोल रहे थे, भदौरिया जी जब आप बोल रहे थे, किसी ने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आपने इस बात पर आपत्ति जताई कि मुझे 30 सेकंड का समय मिले, आपको पूरा समय मिला है। आपने जो पॉइंट उठाया है उसका जवाब बीजेपी देना चाह रही है, बीजेपी को जवाब देने दीजिए। शुभेंदु जी अपनी बात पूरी करिए आप। सर एक प्रक्रिया के अंदर एक कानून बनाया गया, एक तरीका बनाया गया किस तरीके से पैसे ऊपर नीचे जाएगी। ये भी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, दिस कम्स अंडर दी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये खाली डीजल पेट्रोल पे लगे हुए हैं, पूरी चीजें सस्ती हैं। जब ये 450 रुपए का सीमेंट की बोरी बेचते थे, आज 250 रुपए की है। ठीक है, आपका कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, लेकिन और जो चीजें हैं वो सस्ती। ठीक है, हम आप सब हमारे साथ बने रहिए, आप सब हमारे साथ बने रहिए। जो सीएनजी पेट्रोल डीजल ने कामकाजी लोगों की दिक्कतें बढ़ाई हैं, तो एलपीजी की महंगाई ने घरों का बजट भी बिगाड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। का बढ़ता हुआ मीटर और साथ ही साथ एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी आम लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो हम शहर शहर जान रहे हैं। मैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली इलाके में मौजूद हूं और एक घर में मौजूद हूं। आम गृहणियां हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और महिलाओं से पूछ लेते हैं क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू पांडे। जो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, 3-4 बार बढ़ गए हैं, आज फिर बढ़े हैं। 1 मार्च महीने का पहला दिन, बड़ा झटका, महंगाई का झटका। क्या कहेंगे, क्या जिंदगी पर फर्क पड़ा? जी हम क्या कहेंगे, हम एक जना कमाने वाला है, 500 कुछ रुपए का तो सिलेंडर था। इस बार सिलेंडर भरा तो 769 रुपए का सिलेंडर आया और सिलेंडर वाले भी पूरे भर के नहीं देते और उसमें भी आधे पानी रहता है, बर्तन काले हो जाते हैं। तेल इतना महंगा हो गया, दाल इतने महंगे हो गए और बच्चों को पढ़ाना है, सरकारी स्कूल यहाँ है नहीं, सबको प्राइवेट में पढ़ाना होता है और परेशानी तो होती है। घर चला पाना बेहद मुश्किल तो है ही है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, जॉब भी नहीं है। कितनी परेशानी, क्या मौजूदा सैलरी में घर उसी गति में चल पा रहा है या कुछ थम गया है, ऐसा लग रहा है? नहीं जी, महंगाई तो बहुत हो गई है जी। जो सिलेंडर तो 770 का हो गया, फिर कनोडिया भी सब रिफाइंड सब तेल तो महंगे हो गए हैं। फिर घर कैसे चलेगा इतनी महंगाई में? दालें महंगे हो गई, बच्चों की फीस, सब कुछ कितनी महंगे हो रही है। सीधा किचन की तरफ चलेंगे और किचन घर के इस कोने में है जहाँ पर एक और गृहिणी मौजूद है और हमें वो यहाँ पर कुछ काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। शायद चाय बना रही हैं या फिर वो जो भी बना रही हैं, जाहिर है वो महंगा हो गया है, क्योंकि जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो सब कुछ जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें बनाना काफी महंगा होगा। कितनी परेशानी है, आज फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ गए, महीने का पहला दिन, एक और महंगाई का झटका। सर महंगाई का झटका ही है और सोचना पड़ता है, हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। इतनी महंगाई है, दाल हो गई, गैस हो गई, तेल हो गया सरसों का, दालें हो गई, चावलें हो गई और एक जना कमाने वाला, सैलरी नहीं, वैसे ही लॉकडाउन चल रखा है, काम वैसे ही सारा मंदा पड़ रखा है, तो हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। बच्चे अगर कुछ बनाने के लिए बोलते हैं तो उसके लिए भी गैस जलाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर 15 दिन से ज्यादा नहीं चलता। गाजियाबाद में कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। ये हमने एक कॉमन हाउस होल्ड की जो हाउसवाइफ होती हैं उनकी रिपोर्ट आपको दिखाई कि वो कितना परेशान है एलपीजी की कीमतें बढ़ते। वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। साधना भारती, अनुराग भदौरिया, शुभेंदु शेखर तीनों जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भदौरिया जी देख लीजिए, पूरी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, ये मत कह दीजिएगा बिल्कुल डर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कैसे एलपीजी के रेट्स बढ़े हैं, महिला गृहिणी कैसे परेशान है, सब कुछ दिखा रहे हैं और विरोध भी दिखा रहे हैं। इसलिए आप मत कहिएगा कि विरोध नहीं दिखा रहे हैं। साधना भारती जी देखिए, मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को व्यक्तिगत ले लिया। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कोई आपके लिए नहीं कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि आप लोग मतलब कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, लेकिन आपने व्यक्तिगत ले लिया तो मैं इसमें क्या करूं बताइए। नहीं, मेरा आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अंदर में किस तरह के कुछ मीडिया हाउस कैसा चला रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, लेकिन आपने व्यक्तिगत नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं, एक डिबेट है, एक ओपन डिबेट है और लोगों के लिए। एक बार साधना भारती के पास चलते हैं। साधना आ रहा हूं, अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए। साधना जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपीए 2 के दौरान जब भी चाहे वो करप्शन का चार्जेस हो, महंगाई का हो,
एलपीजी का हो, पेट्रोल डीजल के 50 पैसे भी बढ़ते थे, तो हम देखते थे कि बिल्कुल विपक्ष, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, जंतर मंतर पे हो, बिल्कुल फोर्स के साथ उतरता था और पब्लिक साथ में खड़ी रहती थी। आज आपको लगता है कि शायद वो चीज मिस कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो भूमिका प्राइम अपोजिशन पार्टी की होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैं सुन रही थी, यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की बात भी सुनाई थी। हाँ, हमने दिखाया। साथ ही साथ आप लगातार दिखा रहे हैं जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये प्रदर्शन विपक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन आज की तारीख में जनता भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है। इसीलिए आक्रोशित है, अभी भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे थे, इसीलिए मैं विश्लेषण का प्रयोग कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने एलपीजी को लेकर बात की, तो हम तो महंगी खरीदते थे उस टाइम एलपीजी, और उस समय पर भी हम सब्सिडी रेट में 414 रुपए में देते थे। आज इन लोगों की देखिए, आप 819 रुपए में एलपीजी दे रहे हैं, और जो व्यावसायिक सिलेंडर है वो तो 1614 रुपए का बिक रहा है। और साथ ही साथ ये कह रहे थे बहुत कुछ सस्ता हो गया है, सब्जियां, दाल, खाद्य तेल, रिफाइंड खरीद लीजिए। मैं तो महिलाओं में जानती हूँ कि कितना तेल घर में लगता है और किस तरह से रिफाइंड की आप कीमतें देख लीजिए, तेल की कीमतें आप बढ़ती हुई देख लीजिए। तो यानी कि आप, यही बात हो गई, सीएनजी, पीएनजी, डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगा कर देंगे। तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि पहले गाना आया था कि सैया तो खूब ही कमाते और महंगाई खाए जाते हैं। अब चेंज हो गया है गाना, अब हो गया है कि मोदी जी और उनके प्रवक्ता बोल बच्चन तो खूब ही सुनाते हैं, फिर भी महंगाई डायन खाए जाते हैं, क्योंकि ये बोल बच्चन में कहते थे कि हम सस्ता कर देंगे। इनके प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे 34 रुपए बिकेगा पेट्रोल डीजल, और शुभेंदु जी, 35 रुपए बिकेगा। तो शुभेंदु जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, भारती जी ने जो पॉइंट उठाया है, उस गाने को भी उठाया है, और उस गाने का एक राजनीति में एक बड़ा अहम था, महंगाई डायन खाए जाते। शुभेंदु जी, क्या आज वापस वही दिन आ गया है कि महंगाई बिल्कुल चरम पर है और सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल विफल है? मैं खाली एक ही बात कहूंगा, आज से कुछ 15 दिन पहले जब बजट आया था, तो यही कांग्रेस के प्रवक्ता दुनिया भर के चैनल्स पे जा रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे को रोड और चाहिए थी, मेरे को सब्सिडीज और चाहिए थी। आप ये समझिए, पूरा 1 साल कोरोना का रहा है और देश उससे उबर रहा है। इनको ये समझ में नहीं आता, ये लोग थोड़ा तो पढ़ के आए कि कोई भी कलेक्शन नहीं हुआ है, देश को कैसे चलाएं, जबकि वहां पे रोड भी बनवानी है, नेशनल हाईवे भी बनना है, सब चीजें चलनी है। अरे शर्म ना जाइए, और शर्म मैडम जी, आप मत बोलो जितना बोल रहा हूँ, और झासाराम बाबा का झूठा पूरन। मैडम जी, आपके बोलने पर मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप जब बोलेंगे तो नहीं, आप सुनिए, आपको जब समय दिया जाए, आपको जब दिया जाए तब आप बोलिए। बजट आम जनता के लिए बिल्कुल, चिल्लाने से आपका कुछ नहीं होगा। मैडम, मैं आपको कह रहा हूँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात सुनिए पहले। भारत आत्मनिर्भर बन गया है, तो आपने पिछले 10 सालों में जुमला जी भी बन जाओगे, अहंकार जी भी बन जाओगे, दमन जी भी बन जाओगे, और आप आज की डेट में चुनाव जी भी बन चुके हैं। तो इसीलिए चुनावों को देखते हुए बातें मत किया कीजिए, देश की जनता सब जानती है। ठीक है साधना जी, आपने एक पॉइंट उठाया है, चुनाव भी है, इसी पर शुभेंदु जी बिल्कुल नहीं है। शुभेंदु जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, भारती जी 1 मिनट, मैं ये कहना, साधना जी 1 मिनट, साधना जी 1 मिनट, साधना जी 1 मिनट, शुभेंदु जी 41 रुपए का था, शुभेंदु जी देखिए कल क्या था, शुभेंदु जी कल क्या था, वो एक पास्ट है। सरकारें शायद ठीक नहीं थी, इसीलिए आज आप पावर में हैं और आज कांग्रेस और विपक्ष बाहर है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये आप समझिए कि आप अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं शुभेंदु जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कलेक्शन नहीं है। आज का रिपोर्ट देखिए, 1,33,000 करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन है आज के न्यूज़पेपर में। शुभेंदु जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, भारती जी 1 मिनट, साधना जी 1 मिनट, शुभेंदु जी मैं ये समझना चाहता हूं, जो अनुराग भदौरिया जी ने एक पॉइंट उठाया है कि क्या सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण में हो, टैक्सेस कम हो, जिसमें आम आदमी को थोड़ा सा राहत मिल जाए। बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल है, 30 सेकंड में स्पेसिफिक जवाब दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। जिस दिन सरकारों ने इसको कंट्रोल करना चालू कर दिया,
तो यही जो लोग हमारे विपक्ष में बैठे हैं ये कहेंगे कि अडानी और अंबानी के साथ मिलकर ये प्राइस को नीचे कर। ठीक है, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। शुभेंदु जी आपने अपना जवाब दे दिया, अपना पक्ष रख दिया। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट आ रहा हूं, साधना भारती आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है, आपने अपना जवाब दिया है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी देखिए, आपने जो एक पॉइंट उठाया था, शुभेंदु जी ने कहा कि भाई अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे या वापस अपने हाथ में कुछ ले लेंगे तो फिर बात यही होगी कि आप अपनी मनचाही कंपनीज को दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर वो डायलॉग आ जाएगा हम दो हमारे दो वाला। तो अनुराग जी सोल्यूशन कैसे निकले? स्टेट अपनी जगह है, केंद्र अपनी जगह है, एजेंसियां अपना फैसला ले रही हैं, तो आखिर आम आदमी को राहत इससे कैसे मिले? तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी फिर झूठ बोल रही थी जब चुनाव लड़ रही थी, तब तो यही कह रही थी ना, तभी इनको पता था कि कितना कर्जा है और हमारी पोजीशन क्या है, अर्थव्यवस्था देश की क्या है। जब 2014 में इलेक्शन पहली बार लड़ रही थी उसको तो सब मालूम था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके मतलब फिर उस समय जनता के साथ धोखा कर रही थी, हम आएंगे तो यहाँ पे महंगाई कम कर देंगे, यहाँ रोजगार दे देंगे, यहाँ पे अपराध खत्म हो जाएगा, देश हमारा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर सब नहीं क्यों दिखा रहे थे? आज फिर बता देते ना, देखो भैया हम कुछ नहीं करने वाले, विकास क्या है। अगर विकास, समाज के विकास की बात करोगे तो मेरे समझ में नहीं आता है, सिर्फ नफरत की बात करोगे तो मेरे समझ में आता है। हम लोग नफरत करते हैं और हम आएंगे तो नफरत का विकास करेंगे, समाज को बांटेंगे, बांट के राजनीति करेंगे। अनुराग एक छोटा सा कमेंट, अनुराग एक छोटा सा कमेंट आपसे और लेना चाहता हूं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी है, एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल सबके रेट बढ़े हैं। मैं बहुत 30 सेकंड है मेरे पास सिर्फ अनुराग जी, अगर इस पे क्लोजिंग कमेंट दे। क्या इसको देखा जाए कि आज रेट्स बढ़ रहे हैं और पब्लिक में रोष है, तो क्या इसका कोई इफेक्ट इन 5 राज्यों के चुनाव पर हमें देखने को मिलेगा? क्या आप उससे इसकी तुलना कर पाएंगे जब रिजल्ट्स आएंगे कि हाँ ये भी एक फैक्टर होता है? बिल्कुल पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि देश के अंदर से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अब साफ हो जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी का हाल वही होने वाला जो इसके पहले हुआ करता था। अब ये पहुंच जाएगी 20-25 सीटों पे पूरे देश के अंदर में, लोकसभा में। जो अभी बड़े लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लगता है नफरत की। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट लेना है शुभेंदु जी और साधना जी। पहले आप बोल लीजिए, क्या 5 राज्यों में आ रहा हूं शुभेंदु जी आपके पास आ रहा हूं, शुभेंदु जी आपके पास आ रहा हूं। क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में साधना भारती जी, क्या 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, एलपीजी, सीएनजी, इन सब के रेट्स वहां हावी रहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये असर तो करता ही है जनता को। आपने तो अभी एक रिपोर्ट भी दिखाई, घर में गृहिणियां किस तरह से परेशान है। सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन करना इसलिए नहीं चाहती। मुझे लगता है जो पूंजीपति है देश के चंद, जिनको हम दो हमारे दो की सरकार कहते हैं, वही हम दो और हमारे दो, उन्हीं के चलते उन पूंजीपतियों से जो चंदा चाटने का चंदा। ठीक है, चंदा की बात है। शुभेंदु जी 15 सेकंड है, क्लोजिंग कमेंट आपसे लेता हूं। क्या बीजेपी को लगता है 5 राज्यों में चुनाव है, कल को ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी का जो हाइक हो रहा है, इससे दिक्कत हो सकती है बीजेपी को 5 राज्यों के चुनाव में? शुभेंदु जी देखिए सर, देखिए ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये एक कारण से है। भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। जो एक व्यक्ति के ऊपर जो एक कर्जा होता है ना, भारत का पूरा कर्जा खत्म कर दिया है इस 6 सालों में। ठीक है शुभेंदु जी, आपने साफ बता दिया कि जो कर्जा था वो इतने सालों का था, पिछली सरकारों का था। उस कर्जे को कम करने के लिए फिलहाल अभी रियायत नहीं दी जा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले समय में कुछ रियायत मिलेगी। शुभेंदु जी हमारे साथ थे, साधना भारती हमारे साथ थी, अनुराग भदौरिया थे। आप सबका शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।